नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9 पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज बिग स्टोरी में देखिए, एएसआई संदीप कुमार का सुसाइड नोट, कैसे गिरा आईपीएस पूरन का परिवार। आईपीएस पूरन कुमार की मौत की जांच के बीच हरियाणा पुलिस के एएसआई ने जो खुलासे किए हैं उससे यह केस बिल्कुल उलट हो गया है। अब तक इस केस में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे, लेकिन एएसआई संदीप ने मौत से पहले आईपीएस पूरन की पूरी कुंडली खोल दी है। टीवी इतिहास की सबसे चर्चित सीरीज महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रिय हुए अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। इस दुखद समाचार की पुष्टि उनके सह कलाकार और महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पर की। पंकज की मौत ने सभी को चौंका दिया है। एक्टर का जाना फिल्म जगत के लिए बड़ा नुकसान। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर द बर्निंग बस हादसे ने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह दर्दनाक हादसा जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। बीच हाईवे पर एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस आग का गोला बन गई, जिसमें समा गई 20 जिंदगियां। आग में कई और यात्री भी बुरी तरह से झुलसे, जो बेहद गंभीर अवस्था में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस हृदय विदारक हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि, जबकि घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। दुर्गापुर गैंगरेप कांड में मेडिकल छात्रा के बयान ने देश भर में सन्नाटा और आक्रोश फैला दिया। घटना 10 अक्टूबर की रात की है, जब मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के बाद लौट रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब राज्य बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उससे ही सवाल कर लिया कि इतनी रात बाहर क्या कर रही थी। गैंगरेप का शिकार हुई मेडिकल छात्रा ने इलाज के दौरान अपने साथ हुई दरिंदगी का दर्दनाक ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे आरोपियों ने उसे पास के जंगल में घेर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में दिल्ली एनसीआर वालों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंदन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यहां ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखा बैन में छूट देने के संकेत दिए थे। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी और कहा कि इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही जलाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत 2040 तक अपने नागरिकों को चांद पर उतारने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके साथ ही भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान 2027 में लॉन्च होगी। नारायण ने रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेस्रा के 35वें दीक्षांत समारोह में बात की। 4 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे को मिला टिकट। भाजपा ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। झारखंड के घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला। इससे पहले विधानसभा चुनाव में बाबूलाल जी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि 79 वर्षीय नाइक को उनके गृह नगर पोंडा में दिल का दौरा पड़ा था। नाइक का गृह नगर पणजी से 30 किलोमीटर दूर है। उन्हें पोंडा शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात करीब 1 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चीन के लिए जासूसी का आरोप, भारतीय मूल के एशले टेलिस अमेरिका में गिरफ्तार। खुफिया दस्तावेज बरामद, अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स एशले टेलिस को गोपनीय दस्तावेज रखने और चीन से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अपनी खूबसूरत जगहों और विश्व प्रसिद्ध भोजन के लिए मशहूर इटली पूरी दुनिया में सबसे आकर्षक देशों में से एक है, जहां जाना कई लोगों का सपना होता है। अगर आप भी इटली जाना चाहते हैं और वहां लंबा समय बिताना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, इटली के गोल्डन वीजा की मदद से आप वहां न सिर्फ लंबे समय तक रह सकते हैं बल्कि पढ़ाई और काम भी कर सकते हैं। इटली का गोल्डन वीजा एक इन्वेस्टर वीजा है जो भारतीय समेत कई दूसरे देश के नागरिकों को निवेश करने पर निवास की अनुमति देता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की सीट बंटवारे पर सियासी खींचतान और तेज हो गई है। एनडीए के लगभग हर दल के अंदर की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। कुशवाहा को मनाने की कोशिशें अभी तक नाकाम दिख रही हैं। कुशवाहा ने कहा कि दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे साफ है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर नाराजगी बरकरार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 वर्षों में हुए एनकाउंटर का ब्यौरा सामने आया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 256 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। इस दौरान पुलिस ने कुल 15,726 एनकाउंटर किए, जिसमें 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1774 पुलिसकर्मी घायल हुए। योगी सरकार दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार सौंपेंगे। ट्यूशन जा रहे नाबालिग से बेटे ने की अश्लीलता, पॉक्सो के आरोपी पिता दादा को 20-20 साल की सजा। पिता दादा ने पीड़ित नाबालिग की मां से कहा था, तुम्हारी बेटी मर क्यों नहीं जाती, अगर वह नहीं मरती तो हम उसे मार देंगे। इससे आहत होकर लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा और जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। झांसी जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यूपी के नर्सिंग छात्र की देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, झरने के पास मिला शव, 3 दोस्तों पर केस दर्ज। उत्तराखंड के देहरादून में पढ़ रहे मुरादाबाद के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव झरने के पास मिला, परिवार ने दोस्तों पर हत्या का शव लगाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 60 नक्सलियों के सरेंडर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बेहद खुश हैं। सीएम फडणवीस ने गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है और नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जहां हाय तौबा मची है, वहीं जिन उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट मिल गया है वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 2 सीट ऐसे भी हैं जहां पत्नियों ने अपनी सीट की कुर्बानी दी, जिसके बाद उनका टिकट काटकर उनके पति खुद इस बार चुनाव मैदान में उतर गए। पतियों के कारण अब 2 महिला विधायकों के टिकट कट चुके हैं और इन महिलाओं की जगह उनके पति ही उम्मीदवार बनाए गए, जिसमें से पहली सीट मोकामा की है, जहां से विधायक नीलम देवी के पति अनंत सिंह ने मंगलवार को जदयू के टिकट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। दूसरी सीट है गौरा बोराम की, जहां से विधायक स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुरजीत सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब हावड़ा मुंबई मेल के प्लेटफॉर्म से चलने के दौरान चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री का पैर फिसल गया। यात्री प्लेटफॉर्म में घसीटते हुए काफी दूर तक चला गया। वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने ही वाला था कि अचानक वहां मौजूद आरपीएफ के जाबाज जवान ने फुर्ती दिखाते हुए यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। राजस्थान के टोंक में जमीनी विवाद को लेकर भाई भाभी और 3 चाचाओं ने मिलकर युवक को लाठी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घाट थाना क्षेत्र के बेलहड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था। पुलिस ने महज 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बीटेक की छात्रा के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की गई। बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। बाकी बड़ी खबरें देखिए विस्तार से। एएसआई संदीप कुमार का सुसाइड नोट, कैसे गिरा आईपीएस पूरन का परिवार। आईपीएस पूरन कुमार की मौत की जांच के बीच हरियाणा पुलिस के एएसआई ने जो खुलासे किए हैं, उससे यह केस बिल्कुल उलट हो गया है। अब तक इस केस में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे, लेकिन एएसआई संदीप ने मौत से पहले आईपीएस पूरन की पूरी कुंडली खोल दी। आईपीएस पूरन की मौत की जांच के बीच हरियाणा पुलिस के एएसआई ने जो खुलासे किए हैं, उससे यह केस बिल्कुल उलट हो गया है। अब तक इस केस में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे, लेकिन एएसआई संदीप ने मौत से पहले आईपीएस पूरन की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। उन्होंने आत्महत्या के पीछे आईपीएस पूरन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए आईपीएस पूरन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद यह मामला पूरी तरीके से उलझ गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एक हफ्ते के भीतर ही 2 बड़े अफसरों ने आत्महत्या कर ली। आखिर कौन है एएसआई संदीप जिसने आईपीएस पूरन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और क्या है इन दोनों के बीच का कनेक्शन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बीते 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कई बड़े अफसरों पर आरोप लगाए थे कि वह उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से उन्होंने अंत में आकर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद हरियाणा सरकार पर लोग टूट पड़े थे, प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे, परिवार न्याय की मांग करने लगा था। जिसके बाद इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। हरियाणा पुलिस के एक एएसआई जिनका नाम संदीप है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। संदीप ने आत्महत्या से पहले एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, साथ ही एक वीडियो भी बनाया था। संदीप कुमार जिंद के रहने वाले थे। फिलहाल वह रोहतक में अपने मामा के घर रह रहे थे। वह पिछले 1 साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे। संदीप ने पूरन कुमार को लेकर ऐसी बातें कही हैं
जिसे सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। सुसाइड नोट और वीडियो के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त थे। आईपीएस ने गिरफ्तारी के डर से अपनी जान दे दी। उन्हें डर था कि वह कहीं गिरफ्तार हो गए तो उनके परिवार की छवि खराब हो जाएगी। पत्नी और परिवार भी भ्रष्टाचार में लिप्त था। पूरन कुमार जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। इतना ही नहीं, मरने से पहले संदीप कुमार ने वाई पूरन पर महिला के साथ यौन शोषण के संगीन आरोप भी लगाए हैं। अब जानिए क्या था इन दोनों के बीच का कनेक्शन। हालांकि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन आईपीएस पूरन ने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, संदीप ने उन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि वे झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद यह मामला पूरी तरीके से पलट गया है। ऐसे में हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में 2 सुसाइड से यह साफ हो गया है कि यह पूरा मामला इतना भी सीधा नहीं है। इसके पीछे कोई तो बड़ा खेल है। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर द बर्निंग बस हादसे ने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह दर्दनाक हादसा जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। बीच हाईवे पर एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस आग का गोला बन गई, जिसमें समा गई 20 जिंदगियां। आग में कई और यात्री भी बुरी तरह से झुलसे, जो बेहद गंभीर अवस्था में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस हृदय विदारक हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि, जबकि घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर द बर्निंग बस हादसे ने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक दर्दनाक हादसा जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। बीच हाईवे पर एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस आग का गोला बन गई, जिसमें समा गई 20 जिंदगियां। आग में कई और यात्री भी बुरी तरह से झुलसे हैं, जो बेहद गंभीर अवस्था में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ये बस जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी। तभी इसमें अचानक से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस लपटों में घिर गई। मौके पर मची चीख पुकार ने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया। इस हृदय विदारक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री के हवाले से पीएमओ ने एक बयान जारी करते हुए कहा, जैसलमेर में हादसे से हुई जनहानि से बेहद व्यथित हूँ। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। घायल जल्द स्वस्थ हों, इसकी प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के मुताबिक अब तक 16 घायल यात्रियों को जोधपुर लाया गया है। कुल मिलाकर आग की इन लपटों ने सिर्फ एक बस को नहीं जलाया है, बल्कि कई परिवारों के सपनों को भी राख कर दिया है। हर आंख नम है, हर दिल दहला हुआ है। अब सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये कि कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। टीवी इतिहास की सबसे चर्चित सीरीज महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रिय हुए अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। इस दुखद समाचार की पुष्टि उनके सह कलाकार और महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पर की। पंकज की मौत ने सभी को चौंका दिया है। एक्टर का जाना फिल्म जगत के लिए बड़ा नुकसान है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे पंकज धीर का 68 की उम्र में निधन हो गया।
बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में करण की यादगार भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले पंकज धीर कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन की पुष्टि उनके करीबी मित्र और अभिनेता अमित बहल ने की है और एक बार ठीक भी हो गए थे, लेकिन हाल ही में ये बीमारी फिर से लौट आई। लगातार बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें एक बड़ी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा, पर हालात नाजुक होते चले गए। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 15 अक्टूबर को उनका निधन हुआ और उसी दिन शाम 4:30 पर मुंबई के विरले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन से टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलिब्रिटी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिंटा, जिनके वो पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे, उन्होंने भी एक बयान जारी कर उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पंकज धीर का एक्टिंग करियर बेहद दिलचस्प रहा। उन्होंने फिल्मों और टीवी दोनों के माध्यमों में शानदार काम किया। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 1988 में प्रसारित हुई बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से मिली, जहां उन्होंने करण का किरदार निभाया। इस किरदार को उन्होंने इतनी गंभीरता और गहराई से निभाया कि आज भी उनकी ये भूमिका माइथोलॉजिकल किरदारों में सबसे यादगार मानी जाती है। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने अर्जुन के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया था, लेकिन जब मेकर्स ने उन्हें एक सीन के लिए अपनी मूछें हटाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इससे बी.आर. चोपड़ा नाराज हो गए और उन्होंने पंकज को बाहर कर दिया। 6 महीने तक पंकज काम की तलाश में भटकते रहे, मगर किस्मत ने फिर करवट ली और कुछ समय बाद उन्हें महाभारत में करण का रोल ऑफर किया गया। यही रोल उनका टर्निंग पॉइंट बन गया। टीवी की दुनिया में उन्होंने चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा जैसे लोकप्रिय शोज में काम किया, तो वहीं बॉलीवुड में सोल्जर, बादशाह, सड़क जैसी फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली। उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया और कई एक्टिंग वर्कशॉप्स भी चलाई, जिनमें उन्होंने उभरते कलाकारों को अभिनय के गुर सिखाए। पंकज धीर की निजी जिंदगी भी एक्टिंग से जुड़ी रही। उनकी पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। निकेतन को दर्शक चेन्नई एक्सप्रेस के थंगावली के रूप में बाखूबी जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में श्रीमद् रामायण में रावण की भूमिका निभाई थी, जिसे काफी सराहना मिली। उनकी बहू कृतिका सैगर भी टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। पंकज धीर का जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है। उनका योगदान न केवल अभिनय में बल्कि अभिनय की शिक्षण और मार्गदर्शन में भी महत्वपूर्ण रहा। उनका अभिनय, आवाज और व्यक्तिगत की गूंज हमेशा दर्शकों के दिलों में बनी रहेगी। एक सशक्त कलाकार, एक प्रेरक शिक्षक और एक दिग्गज अभिनेता आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनका काम उन्हें अमर बना गया। दुर्गापुर गैंगरेप कांड में मेडिकल छात्रा के बयान ने देश भर में सन्नाटा और आक्रोश फैला दिया। घटना 10 अक्टूबर की रात की है, जब मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के बाद लौट रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब राज्य बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उससे ही सवाल कर लिया कि इतनी रात बाहर क्या कर रही थी। गैंगरेप का शिकार हुई मेडिकल छात्रा ने इलाज के दौरान अपने साथ हुई दरिंदगी का दर्दनाक ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे आरोपियों ने उसे पास के जंगल में घेर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुर्गापुर गैंगरेप कांड में मेडिकल छात्रा के बयान ने देश भर में सन्नाटा और आक्रोश फैला दिया है। घटना 10 अक्टूबर की रात की है, जब मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के बाद लौट रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उससे ही सवाल कर लिया कि इतनी रात बाहर क्या कर रही थी। गैंगरेप का शिकार हुई मेडिकल छात्रा ने इलाज के दौरान अपने साथ हुई दरिंदगी का दर्दनाक ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे आरोपियों ने उसे पास के जंगल में घेर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने इलाज कर रही अपने डॉक्टर को बताया, हमने देखा कि वे अपनी गाड़ी छोड़कर हमारी तरफ आ रहे थे।
हम जंगल की तरफ भागने लगे। तभी वे 3 लोग हमारे पीछे दौड़े, मुझे पकड़ लिया और घसीटकर जंगल में ले गए। उसने बताया कि कैसे उन लोगों ने उसका फोन छीन लिया, उसे उसके दोस्त को फोन करने के लिए मजबूर किया और जब वो नहीं आया तो उसे जंगल में और अंदर धकेल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने डॉक्टर से कहा, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया, मेरा फोन छीन लिया और मुझे अपने दोस्त को फोन करने के लिए कहा। जब वो नहीं आया तो उन्होंने मुझे लेटने के लिए मजबूर किया। जब मैं चिल्लाई तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने शोर मचाया तो वे और लोगों को बुला लेंगे और वे भी रेप करेंगे, इसलिए मुझे ऐसा करने दो। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली 23 साल की सेकेंड ईयर की मेडिकल छात्रा के साथ शुक्रवार रात उसके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर गैंग रेप किया गया। वो अपने एक दोस्त के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। अब तक गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से एक कॉलेज का पूर्व सुरक्षा गार्ड है, दूसरा एक अस्पताल में काम करता है, एक स्थानीय नगर निकाय में अस्थायी रूप से कार्यरत है और एक बेरोजगार है। पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया जाएगा ताकि क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सके। यह हमला कॉलेज के गेट के पास स्थित बरानागंज कालीबाड़ी शमशान घाट से सटे जंगल में हुआ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्राइम सीन रिक्रिएशन का उद्देश्य पीड़िता के बयान की पुष्टि करना और हमले से पहले की घटनाओं के क्रम को जोड़ना है। इस घटना से आक्रोश की लहर फैल गई और ये जल्द ही राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। पीड़िता के पिता ने बंगाल की तुलना औरंगजेब के शासन से की, जबकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरे पुनर्जागरण का आह्वान किया। गैंगरेप पीड़िता के पिता ने कहा, बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक महिला है। ममता बनर्जी इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें कैसे कह सकती हैं? क्या महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि बंगाल औरंगजेब के शासन में है। मैं अपनी बेटी को वापस ओडिशा ले जाना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी पहले है, उसका करियर बाद में। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ममता बनर्जी की इस विवादास्पद टिप्पणी छात्राओं को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए पर देश भर में गुस्सा बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर वालों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंदन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यहां ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखा बैन में छूट देने के संकेत दिए थे। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी और कहा कि इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही जलाएं। दिवाली से पहले देश के सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों की रौनक में फिर से पटाखों की आवाज और रोशनी को मंजूरी देते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने पर लगी रोक हटा दी है। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अगुवाई वाली बेंच में सुनाया गया। कोर्ट ने इस फैसले के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों को गंभीरता से सुना और माना कि उत्सव के मौके पर न सिर्फ आम जनता बल्कि पटाखा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। ऐसे में संतुलित नजरिया जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हरियाणा में 14 जिले एनसीआर में आते हैं जो राज्य का करीब 70% हिस्सा है और इस क्षेत्र को पटाखों पर बैन की वजह से सीधा नुकसान हुआ है। कोर्ट ने माना कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लंबे समय से लगी रोक का वायु गुणवत्ता पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है। पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से ये पूछा था कि क्या 2018 के बैन के बाद वायु गुणवत्ता में कोई ठोस सुधार आया है, तो सरकारों ने खुद माना कि कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है। एसजी तुषार मेहता ने भी पिछली सुनवाई में कोर्ट से अनुरोध किया था कि आम लोगों को दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ये दलील दी थी कि जब पराली जलाने, वाहन और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही तो सिर्फ पटाखों को टारगेट करना गलत होगा। कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया कि पटाखा उत्पादक ने अपनी बातों में दम रखा और ये नहीं भूलना चाहिए कि लाखों लोगों की रोजी रोटी इस उद्योग से जुड़ी है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में ये भी साफ किया कि छूट सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए दी जा रही है, वो भी उन्हीं निर्माताओं को जिन्हें नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी
नीति और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसो से लाइसेंस प्राप्त है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो और जो भी दुकानदार या विक्रेता बिना लाइसेंस या गलत पटाखे बेचते पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ऐसे समय में सुनाया जब दिवाली के करीब आते ही दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है और हर साल इस मुद्दे पर बहस होती है कि इसका असली कारण क्या है। लेकिन अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि सभी जिम्मेदारियों को सिर्फ एक ही वजह पर नहीं डाला जा सकता है और जरूरी है कि सभी क्षेत्रों पर समान रूप से काम हो। अदालत ने ये भी कहा कि हमें न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करनी है बल्कि उत्सव की भावना और सामाजिक आर्थिक संतुलन को भी बनाए रखना है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 से 21 अक्टूबर तक की जा सकती है, वो भी निश्चित और सीमित स्थानों पर। इन स्थानों पर पेट्रोलिंग टीम्स को निगरानी का निर्देश दिया गया है, जो नियमित रूप से जांच करेंगी और सिर्फ मान्य और लाइसेंस प्राप्त पटाखे ही बेच पाएंगे। साथ ही सैंपल टेस्टिंग भी की जाएगी ताकि बाजार में गैर कानूनी पटाखों की तस्करी पर रोक लगाया जा सके। जिन लोगों को पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है उनके लिए समय सीमा भी तय की गई है। दीपावली से एक दिन पहले और दीपावली के दिन 6 से 7 बजे तक और शाम 8 से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। ये समय सीमा भी इस उद्देश्य से तय की गई है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस फैसले के बाद अब दिल्ली NCR के लोग सीमित समय और शर्तों के साथ त्योहार की रौनक को एक बार फिर से जी सकेंगे। साथ ही ये फैसला पटाखा उद्योग से जुड़े लाखों कारीगरों और व्यापारियों के लिए भी राहत लेकर आया है, जो बीते कई वर्षों से इस प्रतिबंधन के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन निर्णय में ये संकेत दिया है कि देश की न्यायपालिका न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की प्रति सजग है बल्कि आम नागरिकों की भावना और उद्योग की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने में भी सक्षम है। सहारनपुर में एक युवक SSP के दरबार में पहुंचा, प्रार्थना पत्र देकर बोला, साहब मैं जिंदा हूं, मेरा ठेकेदार ने मुंबई में पोस्टमार्टम करा दिया। गांव के एक नाबालिग की वहां संदिग्ध मौत हो गई थी। आरोप है कि ठेकेदार ने कार्रवाई से बचने के लिए जिंदा युवक का आधार कार्ड दिया और उसका पोस्टमार्टम कराकर सर्टिफिकेट भी ले लिया। पीड़ित परिवार और जिंदा युवक ने भी कार्रवाई की मांग की। थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव अंबेहटा मोहन निवासी शाहनगर का ने बताया कि ठेकेदार मोबिन गांव के लोगों को मुंबई में मजदूरी करने के लिए ले गया था। 1.5 साल पहले गांव का साहिब और शाहनजर भी वहां काम पर गए थे। साहिब नाबालिग था, उसकी वहां पैसों से लेकर ठेकेदार से झड़प हो गई। आरोप है कि उसको ठेकेदार ने तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। शाहनजर और मृतक के भाई साहिल ने बताया कि 2024 में जब मोबिन गाँव आया तो उसने उसके छोटे भाई साहिब को भी काम का लालच देकर अपने साथ महाराष्ट्र ले गया। बताया कि आरोपी मोबिन उसके भाई से काम तो करवाता रहा लेकिन 8 माह की मजदूरी नहीं दी। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार कहासुनी होती रही। शाहनजर ने बताया कि उसका आधार कार्ड ठेकेदार मोबिन के पास था। उसने कार्रवाई से बचने के लिए साहिब की जगह मेरा आधार कार्ड दिया, मेरे नाम से पोस्टमार्टम करा दिया। अब मेरे को अपने कागजात बनवाने में परेशानी हो रही है। कहीं भी जाता हूं तो लोग कहते हैं तू तो मर गया है। ऐसे में मुझे काम करने में भी परेशानी हो रही है। साहिल के अनुसार 1 अक्टूबर को वो और अन्य मजदूर महाराष्ट्र की धोले रूबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तीसरी मंजिल पर काम कर रहे थे। उसी दौरान मोबिन भी वहीं मौजूद था। इसी बीच उसका भाई साहिब चाय लेकर पहुंचा, जहां मोबिन और साहिब के बीच फिर झगड़ा हो गया। आरोप है कि झगड़े के दौरान मोबिन ने उसके भाई को धक्का दे दिया जिससे वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।